वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे तरीके से होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है ऑनलाइन जारी रखे होंगे। यहाँ आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर नियंत्रण और समन्वय लेकर हाजिर हूँ। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मैं आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम सभी जानते हैं कि पौधों में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि वो रसायन कौन से हैं जो पौधों के कौन से उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं या अवरुद्ध करते हैं। दोनों काम कर सकते हैं। किसी पौधे के उपापचयी क्रियाओं को आगे भी बढ़ा सकते हैं और यही हार्मोन्स अवरुद्ध भी कर सकते हैं। इन्हें हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि पौधों में रासायनिक समन्वय जो होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि पादप हार्मोन है क्या, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधे की उपापचयी क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं, यानी उपापचयी क्रियाओं को या तो करने में मदद करते हैं या उसको अवरुद्ध करते हैं। अब प्रश्न होगा हमारा कि उपापचयी क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए उपापचयी क्रियाएं फर्स्ट लेसन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधा हो या जंतु हो, हर किसी में जब सजीव तभी है जब उनमें नए नए प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं, और नए नए प्रकार के जब कार्बनिक यौगिक बनते हैं उन्हीं क्रियाओं को हम लोग उपापचयी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पादप हार्मोन जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ये फाइटो हार्मोन्स पौधों में, फाइटो का मतलब ही होता है फाइटा, फाइट मतलब पादप जगत, यानी पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहेंगे, सीधी सी बात। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं और प्रोटीन ही होते हैं। जितने भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फाइटो हार्मोन्स की बात करें या एनिमल हार्मोन्स की बात करें या रंजक की बात करें, जैसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये जितने क्लोरोफिल भी होते हैं ये सब के सब प्रोटीन ही होते हैं। यहाँ तक कि हमारे बॉडी में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है रंजक, जो रक्त को लाल करता है, वो भी हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो यहाँ भी याद रखें कि यह हार्मोन है और ये भी कार्बनिक पदार्थ हैं। अब सबसे पहले प्रश्न होता है कि ये पौधों में कैसे होते हैं, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, कैसे ये चलते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए हार्मोन्स के बारे में कि ये हार्मोन्स ऐसे चीज़ होते हैं कि जहाँ पर उत्पादित होंगे वहाँ पर कार्य नहीं, उससे कुछ भिन्न स्थान पर, मतलब इनका क्रिया स्थल जो है दूर होता है। जहाँ ये उत्पन्न होते हैं वहाँ से दूसरे जगह जाकर ये कार्य करते हैं, पहला चीज। अब दूसरी बात कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, इनका क्या साधन है। तो साधन हम जानते हैं कि पूरे पौधों की अगर बात करें तो कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है पौधों में तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही जाता है, उसके पास कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं। जहाँ पर ये हार्मोन्स बनते हैं उनको संश्लेषित स्थान या संश्लेषण स्थान कहते हैं, और जहाँ पर जाकर ये कार्य करते हैं हार्मोन उनको हम लोग कार्य स्थल कहते हैं। तो दो स्थल हुआ। अब बात होती है विसरण द्वारा जाते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ लिखा हूँ कि ये मत समझिएगा कि 1 क्विंटल का पेड़ है तो आधा क्विंटल हार्मोन बनता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भोजन लेते हैं ना, भोजन में जितनी मात्रा में आप भोजन कितना लेते हैं, उसका वेट कितना होता है और कितनी मात्रा में साल्ट होता है, नमक होता है, उससे भी कम की अगर बात करूं, अगर अनुपात ले लूं मैं,
तो उससे भी कम बहुत ही थोड़े मात्रा में हार्मोन्स का उत्पादन होता है, और बहुत ही थोड़े मात्रा में यह हार्मोन्स जो है पौधे के शरीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। आप जानते हैं कि उतना बड़ा पेड़ होता है और कितना ग्राम दवाई छिड़काता है। वह दवाई क्या है? या तो हार्मोन्स हो सकता है, हालांकि और भी दवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग जो दवाइयों का कहते हैं कि दवाई का छिड़काव किए थे ना, तो फल बहुत बड़ा बड़ा हो गया, या फल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, या मेरा पेड़ जो है हरा का हरा रहा, सूखने से बच गया। तो इस प्रकार के काम के लिए जो दवाई का छिड़काव किया जाता है वो अधिकांशतः हार्मोन्स होता है। और अगर आप कंपैरिजन कर लें कि कितना बड़ा पेड़ होता है और कितनी मात्रा में दवाई का छिड़काव किया जाता है, उतना ही दवाई यानी उतना ही हार्मोन काफ़ी होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी पौधे में बहुत ही लघु मात्रा में, थोड़े मात्रा में हार्मोन्स का स्राव होता है और विसरण के द्वारा जो है पहुंचता है। और यहाँ मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूँ, देखिए, उद्गम स्थल से दूर। उनका जो क्रिया स्थल होता है, उनका जो कार्य करने का स्थल होता है, वह उद्गम मतलब जहाँ संश्लेषित हुआ, जहाँ पर बना, वहाँ से ये दूर जाकर कार्य करते हैं और उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं या उपापचयी क्रियाओं को अवरुद्ध करते हैं। यही इनका काम होता है। कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं। पादप हार्मोन और वृद्धि नियंत्रक, ज़्यादातर इसमें अंतर नहीं समझा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अंतर बता रहा हूँ। पादप नियंत्रक जो वृद्धि नियंत्रक जो कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन नहीं होते हैं, बल्कि हार्मोन्स की तरह ही कार्य करने वाले रसायन होते हैं, दवाई होती है जो हम पौधों पर कार्य मतलब कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं और नेचुरली भी पौधों में ये बनते हैं। तो वो जो होते हैं वृद्धि नियंत्रक होते हैं, हार्मोन्स नहीं होते हैं, लेकिन हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक कहते हैं। अब मैं बात करूं कि पादप हार्मोन की, जो मुख्य रूप से हम लोगों को यही जानना है कि पौधों में जो है हार्मोन्स का क्या कार्य है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हार्मोन्स के 5 प्रकार आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिबरेलिन्स, और तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन, और चौथा का नाम है एब्सिसिक एसिड, और पांचवा का नाम है एथिलीन। ये 5 हार्मोन्स है। मैंने तो कह दिया हार्मोन्स, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि ये हार्मोन्स का स्पेसिफिक किसी एक हार्मोन का नाम नहीं है, बल्कि हार्मोन्स के समूह का नाम है। इसके अंदर जैसे ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन के अंतर्गत जो है बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का समूह का नाम है ऑक्सिन। जिबरेलिन भी है, तो बहुत प्रकार के जिबरेलिन्स भी होते हैं, बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। उस जिबरेलिन्स एक प्रकार है ना, उस जिबरेलिन्स के अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन्स होंगे, है ना। अब जैसे हम कह देते हैं कुत्ता तो एक जाति हो गया, लेकिन कुत्ते के अंदर बहुत प्रकार के कुत्ते होते हैं, आप जानते हैं। आदमी भी बहुत प्रकार के हैं। फूल कह दिए तो फूल कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, ये टोटल, चाहे ऑक्सिन की बात करूँ, चाहे जिबरेलिन्स की बात करूँ, चाहे साइटोकाइनिन की बात करूँ, चाहे एब्सिसिक एसिड की बात करूँ, या एथिलीन की बात करूँ, ये सभी के सभी हार्मोन्स के समूह हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ पहला हार्मोन के बारे में। पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन ये पौधों में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये टिप्स याद रखिएगा। जैसे ये अगर प्लांट है, तो प्लांट का ऊपर ये देखिए, ये मिट्टी है, तो नीचे क्या होता है? रूट होता है, और ऊपर जो होता है उसको सूट कहते हैं। और सूट यानी तना का इसको प्ररोह भी कहा जाता है, और इसको मूल कहा जाता है। तो ये प्ररोह जो है या स्टीम का है, तो इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसको हम पुलुई कहते हैं, वह जो पुलुई होता है उसी को सूट टिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूट टिप्स। और उसी प्रकार रूट है जड़, और जड़ का भी पुलुई होगा ना एकदम नीचे, उसको रूट टिप्स कहा जाता है।
तो ये अगर याद हो गया तो एक चीज़ जान लीजिए कि ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ पर मिलेंगे। तो ऑक्सीजन मिलेंगे ये जो शूट टिप्स है, यानी ऊपर का जो तना है, तना के सबसे ऊपरी हिस्से में जो हरा रंग के पौधा का वो हरा भाग होता है, लगता है कि नई कोशिकाएं बने, उसी नई कोशिकाओं में, यानी हम यूँ कहें कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उन्हीं में ये ऑक्सीजन पाए जाते हैं। 9th क्लास में आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही ये पाए जाते हैं कौन, ऑक्सीजन, यानी बनते हैं। और कार्य देखिए क्या क्या करते हैं, कार्य इनका है कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पौधा को बढ़ना है तो बढ़ने के लिए उसको नए नए कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये नई कोशिकाएं बनेंगी कैसे, तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनेगा, फिर 2 कोशिका विभाजित होकर 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या जो है बढ़ती है। तो कोशिका विभाजन में ये ऑक्सीजन मदद करता है। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पौधा है और वो पौधा अगर बढ़ नहीं रहा है, लंबाई उसकी बढ़ नहीं रही है, तो आप ऑक्सीजन का छिड़काव कर सकते हैं, वह बढ़ने लगेगा। दूसरी बात कि ये दीर्घन में, कोशिका दीर्घन में मदद करते। देखिए मैंने यहाँ पर टिक आउट नहीं किया है, दीर्घन लिखा है मैंने। दीर्घन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पौधा के अंदर प्रत्येक कोशिका का आकार जो होता है वह एक आकार नहीं होता है। क्या होता है कि एक कोशिका, नवजात जो कोशिका होता है वह धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करके इलोंगेट होता है। देखिए 3 काम होता है, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन। तो पहले डिवीजन के बाद जो है कोशिका क्या करेगी, इलोंगेट करेगी, दीर्घित मतलब बड़ा बनेगी। तो कोशिका बड़ा बनाने में भी ऑक्सीजन का हाथ होता है ना, इलोंगेशन। अब बड़ा बनने के बाद डिफ्रेंशिएट करना मतलब ये अलग हो जाना, ये अलग बात है। तो दूसरी बात है कि ये कहाँ पर विस्तृत होते हैं, कैसे पौधों में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो मान लीजिए अब कि कोई पौधा है, किसी पौधा पर अगर कोई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो वैसा भाग जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, यानी छाया वाला भाग प्रकाश वाले भाग से छाया वाले भाग के तरफ ये गति करते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन जो है प्रकाश वाले भाग से अंधेरा यानी छाया वाले भाग के तरफ ये विस्तृत होते हैं, है ना। यहाँ टेम्परेचर मायने रखता है। दूसरी बात कि अभी मैंने बताया कि यह किस चीज़ में सहायक होगा, इसका क्या काम होगा, तो तने की वृद्धि में वृद्धि, तने की वृद्धि में सहायक होता है। यानी अगर कोई प्लांट्स है और उसके तने अगर वृद्धि नहीं कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो नहीं बढ़ रहे हैं तो उस पर अगर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो वो बढ़ने लगेंगे, कोशिका में वृद्धि होगा। कोशिका में वृद्धि होगा तो तना का आकार जो होगा वह बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, है ना। तो ये तने की वृद्धि में मदद करता है। इस प्रकार से अब हम और अगर आगे देखें तो देखिए ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। आप समझ रहे हैं, वैसे पौधे वैसे फल जिनमें बीज नहीं होते हैं, अब बीज नहीं होंगे तो क्या होगा, फल तो बनेगा, लेकिन फल अगर कम मात्रा में बनेगा तो फिर हम नए पौधे का उत्पादन किस प्रकार से करेंगे। तना अगर कम होगा तो तना से हम फिर नए पौधे कैसे बनाएंगे। इसीलिए अगर बीज रहित अगर फल वाला पौधा है तो आवश्यकता पड़ती कि अधिक से अधिक फल भी बने और अधिक से अधिक तना भी बने, क्योंकि तने से हम तना को रोप कर नए पौधे बना सकते हैं। तो तने में वृद्धि चाहिए, इसीलिए हम लिखे हुए हैं कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। और दूसरी बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर प्लांट है और उस प्लांट का हमने क्या किया कि ऊपर वाला जो शूट टिप्स है इसको हमने काट दिया, तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो हार्मोन होते हैं ऑक्सीजन, ये ऊपर वाले शूट टिप्स पर होता है जो लंबाई में सहायक है। अगर वहाँ से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक ऊतक अगर हमने काट दिया, ऑक्सीजन जहाँ पर बनता है वो क्षेत्र ही हमने नष्ट कर दिया, तो
तो लंबाई में, अब उस पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। तो कहाँ वृद्धि होगी? उसकी चौड़ाई में, यानी पार्श्व वृद्धि होगी। वो मोटा तो होगा लेकिन लंबा नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए, ये था हमारा ऑक्जिन। अब मैं बात करता हूँ जिबरेलिन्स के बारे में। जिबरेलिन्स भी क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों का समूह है। यहाँ बहुत सारे हार्मोन्स का समूह है। इसका प्रमुख एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन, उसका नाम देखिए मैं लिखा हूँ, प्रमुख हार्मोन जिबरेलिक एसिड। वह उसका नाम है जिबरेलिक एसिड। वह एक प्रकार का अब ये जिबरेलिन्स का वह हार्मोन है। यह इसका भी काम क्या है? तो स्तंभ में वृद्धि, यानी पौधे की लंबाई में यह भी वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन जो अभी मैंने समझाया था, उसमें भी यह सहायक होता है। और साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग पपीता खाते हैं। पपीता कैसा आता है अब, और पहले का देसीला पपीता कैसा होता है? तो देसीला पपीता आपने देखा होगा छोटा छोटा, और अब जो पपीता ठेले पर बिकता है वो देखेंगे इतना बड़ा बड़ा और पीले रंग का। पहले ओरिजिनल मूली इतना साइज का आता था, अब मूली इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं। पहले गोभी इस साइज के आते थे, अब गोभी इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, आते हैं ना। आखिर ये जो फल है ये इतने बड़े हो कैसे जाते हैं? तो इतने बड़े होने का कारण क्या है? कि उनमें इसी का जिबरेलिन्स की मात्रा अधिक हो जाती है, या अगर अधिक नहीं है तो जिबरेलिन्स का ऊपर से छिड़काव कर देते हैं, तो अवशोषण के द्वारा, मिश्रण के द्वारा उसमें जाता है और वो क्या करता है? फल और फूल जो होते हैं वो बड़े बड़े आकार के धरने लगते हैं पौधे, है ना। तो उनका, अगर आप भी चाहते हैं, अगर कोई पेड़ पौधा है उसका चाहते हैं कि फल बड़ा बड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि उसके फूल बड़े बड़े हो, तो इस जिबरेलिन्स का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यह ऑक्जिन की तरह ही सहायक होता है, यानी ऑक्जिन और ये जिबरेलिन्स ये दो है, लगभग इन दोनों का कार्य जो है एक ही है। दोनों जो है पौधे में एक ही प्रकार से सहायक होते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ तीसरा, और यह तीसरा जो हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम आप सुनकर ही समझ रखते हैं। साइटो शब्द का प्रयोग कोशिका के लिए किया जाता है और काइनिन शब्द का प्रयोग विभाजन के लिए किया जाता है। इसका काम देखिए क्या है? तो यह कोशिका द्रव्य में विभाजन को रोक देता है, कोशिका विभाजन नहीं होने देगा। पहला जो था ऑक्जिन और जिबरेलिन्स, ये क्या करते थे? दोनों कोशिका विभाजन में सहायक थे, और ये जो है कोशिका विभाजन में या कोशिका द्रव्य विभाजन में को रोक देता है, जिससे कि क्या होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य की अगर बात करूँ मैं, साइटोकाइनिन की बात कर रहा था मैं, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन में यह नहीं होने देता है, न्यूक्लियस कार्य बढ़ेगा। और यह दूसरी चीज़ है कि जब कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होगा तो कोशिकाएं तो बड़ी बड़ी होंगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, और साथ ही साथ ये ऐसे हार्मोन्स इस पौधे पर छिड़काव होगा, वह पौधा जल्दी से बुढ़ाएगा नहीं, जीर्णता को रोक देता है। यानी मैं अपने शब्दों में कहूँ तो पौधे को सूखने से बचाता है ना। यह साइटोकाइनिन क्या करता है? पौधे के सूखने से बचाता है, और सूखने से बचाने के लिए इसका संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है? तो जड़ में होता है और भ्रूण पुष्प में होगा। जड़ में होगा, यानी जड़ नहीं सूखेगा तो पौधा हमेशा हरा रहेगा। और भ्रूण पुष्प का मतलब, भ्रूण पुष्प कहाँ होता है? तो बीज के अंदर होता है। अगर भ्रूण पुष्प में यह हार्मोन होगा तो बीज जो होंगे वह जल्दी से सूखेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, और बीज नष्ट नहीं होगा यानी फल नष्ट नहीं होगा। आप जानते हैं आजकल टमाटर आ रहा है, आजकल जो है खीरा आता है। ऐसे खीरा जो है आप घर में लाते हैं तो देखते हैं ये बहुत दिन तक, मतलब 2-4 दिन अगर रह भी जाता है तो जो खीरा खराब नहीं होता है। टमाटर 2-4 दिन रह भी जाता है तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन देसीला टमाटर, देसीला बिना दवाई वाला जो है खीरा अगर इस्तेमाल कीजिए या टमाटर का इस्तेमाल कीजिए, वो टमाटर और खीरा जो है एक दिन खाए तो खाए, नहीं अगर खाए तो दूसरे दिन ख़राब होने लगते हैं, यानी सड़ने लगते हैं।
क्यों सड़ने लगते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें साइटोकाइनिन का अभाव होता है। अगर हम किसी पौधा पर साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, यानी उस पौधे में अगर साइटोकाइनिन की मात्रा अगर है, तो आप समझ सकते हैं वह फल हुआ, फूल हुआ, यहाँ तक कि पत्ता हुआ, वह जल्दी से खराब नहीं होगा, नहीं सड़ेगा। और जिस पौधा में ये छिड़काव, जिस पौधा में ये हार्मोन है, वो पौधा भी जल्दी से सूखेगा नहीं, हरा का हरा रहेगा। सो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। देखिए, जीर्णता को रोकता है, ये जीर्णता मतलब वही बुढ़ापा को रोकता है, सूखने से बचाता है। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर देखिए कि क्लोरोफिल 2, क्लोरोफिल हरा रंग के लिए क्लोरोफिल 2 होता है, इसको रोक कर रखता है। क्लोरोफिल को यह उड़ने नहीं देता है, नष्ट नहीं होने देता है। और क्लोरोफिल नष्ट नहीं होगा तो समझ सकते हैं पत्ते हरे रहेंगे। और इस यही कारण है क्योंकि फल और बीज को जब सड़ने से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि फल और बीज में यह इसकी मात्रा जो है अधिक होती है। इसीलिए मैं लिखा हूँ फलों तथा बीजों में सांद्रित, यानी फलों तथा बीजों में सांद्रण इसका अधिक होता है। अधिक जो फल और बीज जल्दी से खराब नहीं हो रहा है, वहाँ आप समझ लीजिएगा तो उसमें साइटोकाइनिन नामक हार्मोन होगा। दूसरी बात बता रहा हूँ एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ABA के नाम से जानते हैं, यह चौथा हार्मोन है। और ये याद रखिए कि यह 1 नंबर और 2 नंबर ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के बिल्कुल विपरीत काम करता है। 1 नंबर और 2 नंबर जो काम कर रहा था, वृद्धि में बढ़ाने में सहायक हो रहा था, ये जो है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, यह वृद्धि को रोक देगा, यह पौधा में वृद्धि नहीं होने देगा। नाटा अगर पौधा करना होगा तो एब्सिसिक एसिड का प्रयोग करते हैं, है ना। और देखिए ये वृद्धि रोधक हमने लिख भी दिया है, यह वृद्धि रोधक होता है, यानी वृद्धि को नहीं बढ़ने देता है। और ये जिस पर छिड़काव, अगर मान लीजिए किसी पौधा को मारना है, जल्दी से बुढ़ा देना है, जल्दी से इस पौधा को सुखा देना है, तो बस कुछ नहीं करना है, एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दीजिए। क्या होगा एब्सिसिक एसिड के छिड़काव से? कि उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते जल्दी से झड़ जाएंगे, और पत्ते झड़ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो पौधा जो है ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहेगा। इसीलिए हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर पत्तियों का विलगन, यानी पत्तियाँ पौधों से विलगित होने लगती है, गिरने लगते हैं। कलियों की वृद्धि तथा बीजों का अंकुरण को रोकता है। कली यानी फूल नहीं लगने देगा, बीज का अंकुरण नहीं होने का, बीज अगर होगा तो बीज जल्दी से फूटेगा नहीं, बीज से नया पौधा नहीं बनेगा। और कोशिका विभाजन और दीर्घन को अवरुद्ध कर देता है, यानी यह कोशिका को विभाजित नहीं होने देता है, कोशिका को दीर्घित नहीं होने देता है। इस तरह से यह पूर्ण रूप से पौधे के वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है, पौधा नाटा हो जाता है। यह एब्सिसिक एसिड का कमाल है। दूसरा लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एथिलीन की बात कर रहा हूँ। आप आम खा रहे हैं, कैसा आम खा रहे हैं? पका हुआ कि कच्चा हुआ? पका हुआ खाते हैं। पक्का रहता है, पेड़ से पक्का रहता है नहीं, उसे आप घर पर पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? कार्बाइड से। कार्बाइड से क्या होता है? देखिए कार्बाइड जब लीजिएगा पास में होगा, उसमें से गंध आता है, उसमें से स्मेल आता है, वह गैस निकलता है इसमें से। वह जो गैस होता है एथिलीन गैस होता है। यहाँ लिखा भी हूँ, वो जो गैस निकलता है वो एक प्रकार का हार्मोन है जो या फलों को पकाने में मदद करता है। केले को पकाना हो, सिरफल पकाना हो, आम पकाना हो, कोई फल अगर पकाना हो, ये गैस जब दीजिएगा तो गैस से क्या हो जाएगा? पक जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग देखिए यहाँ लिखा हूँ पकाने वाला हार्मोन। याद रखिएगा एथिलीन को हम लोग पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, है ना। यह फलों को पकाता है। और तीसरी बात, ये स्टीम टिप्स पर, यानी ये भी जो है स्टीम के टिप्स पर, सूट टिप्स पर ये रहता है ना। और इसका उत्पादन कहाँ होता है? आप समझ सकते हैं कि यहाँ कहाँ पकाना है। देखिए जड़ में बनता है, पत्ती में भी बनता है, बीज में भी बनता है, फल में भी बनता है, फूल में भी बनता है। ये एथिलीन जो है यहाँ बनते हैं। और मुख्य इसका काम यही है, फलों को पकाना। फलों को पकाने में ये ज़्यादातर काम करते हैं। इस प्रकार से यह जो है पौधों में रासायनिक समन्वय
होता है। और पौधों के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सब हार्मोन्स के द्वारा ही होते हैं। और हार्मोन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है जाते हैं, है ना। वेरी इम्पोर्टेंट ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर का यह भी एक अंश है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका बहुत ही अच्छा से नोट्स बनाएंगे और बहुत इजी है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे? हेडिंग पौधों में रासायनिक समन्वय। उसके बाद लिखेंगे पादप। देखिए मेरा क्वेश्चन यही तैयार भी करना है आपको कि पादप हार्मोन क्या है, फाइटो हार्मोन्स किसे कहते हैं, यह कैसे बढ़ता है, कैसे पौधों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यह कैसे किस काम में आता है, कौन सी उपपजयी क्रियाओं में मतलब कैसे मदद करता है, वृद्धि नियंत्रक क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि पादप हार्मोन और वृद्धि नियंत्रक में क्या क्या अंतर होते हैं। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको लिखना है। तो ये 5 प्रकार लिखेंगे और पाँचों का नंबरिंग देकर एक एक चीज़ लिखिएगा कि कौन सा किसका क्या काम है, कहाँ पर होता है, किसके तरह कार्य करता है, कहाँ पर यह बनता है ना। एक इसका उदाहरण है जिबरेलिक एसिड, मैंने बताया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि जिबरेलिक एसिड कौन सा हार्मोन है, तो जिबरेलिन्स है। और फाइटो हार्मोन है। ये दोनों याद रखिए कि ऑक्सिन और जिबरेलिन्स जो एक तरह कार्य करता है ना। और तीसरा जो है साइटोकाइनिन, याद रखिएगा कि फलों को सूखने से बचाता है, पौधे को सूखने से बचाता है। और एब्सिसिक एसिड जो है रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है? एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकने का काम करता है। 1 नंबर 2 नंबर को उल्टा काम करता है। और 5 नंबर जो एथिलीन है वह गैस के रूप में होता है जो फलों को पकाने के काम में आता है। इस प्रकार से यह फाइटो हार्मोन जो है पादप हार्मोन है, वेरी इजी है याद करना और आप नोट्स भी इजीली बना सकते हैं। थैंक यू।